चारों मेजोरिटीज याद है ना? पक्का? तो चलो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन पे बता देना कि कौन कौन सा मेजोरिटी लगेगा। अगर देखा जाए तो टोटल मेजोरिटी कितना हो गया पूरा मिला के? 7 हो जाएगा ना। एक हो गया आपका एब्सोल्यूट, अरे है ना, दूसरा सिंपल मेजोरिटी, और तीसरा क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी। 3 हो गए, और स्पेशल मेजोरिटी कितना हो गए? 4। तो 4 और 3 कितना हो गया टोटल? 7। याद रहेगा ना? तो इसी बात पे बताओ ना, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सा मेजोरिटी लगेगा? कौन? स्पेशल मेजोरिटी 4 पक्का। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी, बस इतना ही से काम हो जाएगा। ओ भैया, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हाँ, अरे आपको बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उसको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी तो राज्यसभा में लगेगा, प्लस सिंपल मेजोरिटी कहाँ लगेगा? लोकसभा में। जाकर ना रिवाइज किया करिए, ठीक है? नहीं तो सुबह में व्यवस्था एक यही रहेगा कि गेट पे आते आते पहले पूछ लेंगे रिवाइज है, लगा नहीं, अंदर जाओ, समझ गए? तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। आए, बैठ गए, जी सब ठीक है, सब बढ़िया है, क्वेश्चन पूछे, जी सब ठीक है, सब बढ़िया है। भाई ऐसा मत बनिए, क्यूट मत बनिए आप, समझ रहे हैं आप? क्यूट के चक्कर में बहुत बेकार काम हो जाएगा। रिवाइज कीजिए, रिवाइज इतना टफ नहीं है। घर पे जाके के 5 मिनट 15 मिनट नहीं दे सकते हो? घर पे दे ही सकते हो यार। शादी की जब बात होती है तो 1 साल पहले से प्लानिंग चलता है, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, बाल को मतलब भालू की तरह रखेंगे कि कुत्ता की तरह रखेंगे सब क्लियर कट रहता है, इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे रहेंगे। अब पढ़ाई की जैसी बात आती है, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जब आप ट्रेन से कभी सफ़र करते हैं तो आप सब कुछ सोच समझ के सफ़र करते हैं कि टिकट लेंगे, ये खाना, पूड़ी लेके जाएंगे, अचार लेके जाएंगे, भूजा लेके जाएंगे, सब सोच के रखते हैं। लाइफ इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना लंबा है, उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। बस मन करेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, रिवीजन करते रहिएगा आप, ठीक है? लास्ट तक बोलना ही छोड़ दूंगा मैं, उसके बाद आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आपकी बस कमी है, आप जानिएगा। लिखिए काइंड्स ऑफ लॉज, काइंड्स ऑफ लॉज, काइंड्स ऑफ लॉज, और इसको एक और लाइन लिखिएगा, या फिर प्रोसीजर ऑफ लॉज, काइंड्स ऑफ लॉज और प्रोसीजर ऑफ लॉज। इसको पढ़ा लेता हूं, फिर प्रियम्बल शुरू करूंगा, ठीक है? या फिर आज थोड़ा सा पहले मैं सोचा हूं कि प्रियम्बल को चूंकि बताना जरूरी है, नहीं बताऊंगा तो छूट जाएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, बाद में छूट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंड्स ऑफ लॉ और प्रोसीजर ऑफ लॉज, इसमें 2 चीज याद रखिएगा सर। लॉज 2 तरीके के होते हैं, एक वो लॉ जिसमें या तो संविधान में आप मतलब चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ऐसा कानून जो आप बना रहे हो सकता है कि उस संविधान में चेंज कर ले, कुछ मतलब कुछ संविधान में संशोधन की बात करें। अरे एक डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, सुन रहे हैं? जोर से बोलो, यस और नो? तो सर एक है चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ ऐसे लॉज हैं जो एक लॉ जो संविधान को बदल देगा, और कुछ ऐसे लॉ जो संविधान को नहीं बदलेगा। सुन रहे हो ध्यान से? तो पहले जो संविधान को नहीं बदलेगा उसी को कर लेते हैं, ताकि उसके बाद, चूंकि सारा मामला यहां है और इसको समझना अच्छे से। सुन रहे हैं आप लोग? अगर ज़्यादा होगा ना, कोई नहीं, प्रियम्बल में कल ही शुरू कर लूँगा, पहले इसको समझना जरूरी है, अच्छे से पहले बता लेता हूँ, नहीं तो हड़बड़ाहट के चक्कर में बड़ा दिक्कत हो जाता है। डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन कौन सा कानून है जिससे संविधान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई संविधान में कुछ बदलाव होने की कुछ गुंजाइश है, ठीक? तो सर इसमें 3 तरीके के कानून हैं। सुन रहे हो? तो पहला लिखो, मैं बोल रहा हूं तभी लिखो, उसके बाद फिर स्पेलिंग पूछूंगा। पहले लिखो ऑर्डिनरी
लॉ और ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल या फिर ऑर्डिनरी लॉ। सिंपल लॉ, ऑर्डिनरी मतलब आम, बस बिल्कुल मैंगो मैन। दूसरा मनी बिल, दूसरा क्या है, मनी बिल। और तीसरा है फाइनेंशियल बिल, वित्तीय बिल। फाइनेंशियल के स्पेलिंग लिख लोगे ना, लिख लेना, फाइनेंशियल बिल या लॉ वहां पे कर लेना। तो 3 हो गए। कौन कौन से हो गए जी? एक हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और क्या, फाइनेंशियल बिल। सवाल उठता है सर ऑर्डिनरी बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल है। बस 2 मिनट में बता, आज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा तेजी में आ जाऊंगा। जिसका नई क्लास पे समझ आएगा बाद में समझ लेना, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल का सिंपल मीनिंग है जब कोई न्यू आइडियाज आया हो, न्यू आइडिया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, समझो, एक ही एग्जांपल में तीनों बिल समझ जाओगे। मान लो आपके मन में एक आइडिया आया, गवर्नमेंट के मन में आया कि सर जज का संख्या बढ़ा देना है, जज का संख्या क्या करना है, बढ़ा देना है। एक न्यू आइडिया आया, तो कौन सा बिल हुआ, ऑर्डिनरी बिल। अरे है ना। अब सर जब जज का संख्या बढ़ा दोगे, एक मैंने सोचा है, चलो ठीक है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं जज का संख्या वो न्यू आइडिया है, लेकिन अब तक जो पहले से जज हैं सर उनको सैलरी उली तो देना ही पड़ेगा आपको। तो मनी बिल का सिंपल मीनिंग है जो मनी से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, बात खत्म, उसका और किसी चीज से लेना देना नहीं है। इधर देखो। और फाइनेंशियल बिल का मीनिंग है दोनों हो जाना चाहिए, मतलब कि न्यू आइडिया प्लस मनी की भी जरूरत हो। कैसे, देखो हम बोले कि जज की संख्या बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, जज की संख्या बढ़ा देंगे, न्यू आइडिया। जब जज की संख्या बढ़ाओगे तो सैलरी भी तो देना पड़ेगा। अरे है ना, कि खाली संख्या बढ़ा दोगे, संख्या बढ़ा दोगे तो क्या मनी भी तो देना पड़ेगा, यस और नो, सैलरी भी देना पड़ेगा। तो सर याद रखिएगा, ऑर्डिनरी बिल के सामने क्या लिखेंगे, सिर्फ न्यू आइडिया। मनी बिल मनी से रिलेटेड, सैलरी एंड ऑल। और फाइनेंशियल बिल न्यू आइडिया प्लस मनी, क्योंकि सर न्यू आइडिया आया है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत भी तो आपको पड़ेगी, तो उसको फाइनेंशियल बिल बोलेंगे। तो 3 बिल हो गया। और बार बार मैं यूज करूंगा इसलिए बोल दे रहा हूं, एक ही बार बता दे रहा हूं, बार बार आगे जिक्र होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रिपल तलाक एक ऑर्डिनरी बिल था कि मनी बिल था कि फाइनेंशियल बिल था। अब वहां पे आपको समझ में आना पड़ेगा कि कौन सा कौन बिल है। ऑर्डिनरी बिल का मीनिंग है क्या, एक न्यू आइडिया, नया चीज आपने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, उस नया आइडिया को सोचा, ठीक है। मनी बिल का मीनिंग है कि ऐसा बिल जिसमें पैसे की ही सिर्फ बातें की गई हो, चाहे सैलरी की बात हो, चाहे किसी को देने किसी के लेने की बात हो। और तीसरा है फाइनेंशियल बिल, जिसमें न्यू आइडिया भी हो और प्लस क्या हो, मनी की भी बात की गई। यहां तक क्लियर है, पूर्ण रूपेण क्लियर होगा जी, है ना। आगे अब तीनों जब क्लियर हैं तो तीनों का हटाने के बाद अब एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, हमारा ये जो है डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए क्या इन तीनों में से आपको ऐसा कुछ लगता है कि संविधान में कुछ चेंज होगा इसको पास कराने से? कुछ नहीं होगा। सिंपल सा एक लॉजिक है कि सर इससे कुछ खासा प्रभाव संविधान पे पड़ने वाला नहीं है। भाई पैसे की जरूरत तो हर सरकार को बिना पैसे का क्या चलेगा? अगर संविधान में यही लिख दे कि पैसा ही सरकार को नहीं मिलेगा तो सरकार चलेगी कैसे और सरकार चलाएगी कैसे? और रही बात उसके बाद फाइनेंशियल बिल की, तो सर कोई भी न्यू आइडिया आया है, सिंपल आपने इंप्लीमेंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल क्लियर है जी। इनसे सर डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा चेंज करने की कोई जरूरत फिलहाल अभी नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सारा मामला यान, क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है, हाँ है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, चाहे मिटा रहा हूँ चाहे थोड़ा सा रहने दे रहा हूँ। थोड़ा सा दिख रहा है, चलो ठीक, नहीं होगा तो दोबारा लिख देंगे। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज है, इसको ध्यान से लिखना। एक लिखो आर्टिकल 368 के अंदर जो संविधान को बदलेंगे वो है, और याद करो मैंने आपको इसके पहले तक लिखवाया है चेंज अंडर द आर्टिकल 368 जब मैं पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी तब कि किसके किसके अंदर लगेगा, और मैं बोला था कि आगे समझाऊंगा, तो वही है यहाँ पे। तो सर आर्टिकल 368 और दूसरा है आउटसाइड आर्टिकल 368। एक चीज को मैं 3-4 बार रिपीट करता हूं और 3-4 बार रिपीट करने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब एक ही है कि आपका दिमाग यहाँ नहीं है। ध्यान रखा करिएगा इस बात को, क्योंकि मैं हर टॉपिक को 3-4 बार रिपीट करता हूं।
आज ठीक है, जल्दी लिखिए, आइए निकालिए, फटाफट लिखना शुरू करिए। तो दो बातें इसमें करी गई हैं। पहला मैंने क्या बोला कि सर आर्टिकल 368 है, और दूसरा क्या है, आउटसाइड आर्टिकल 368। कुछ समझ में आ रहा है पहले? अब इस आर्टिकल 368 में कुछ पॉइंट लिखना है, कुछ पॉइंट इसमें लिखना है। टेबल उसी हिसाब से बनाइएगा कि काम हो जाए, नहीं तो एक बार पूरा टेबल बनाना ही पड़ेगा। कुछ लोग आधे आधे में हटाने की कोशिश कर रहे होंगे, यहीं हट जाए, चेंज नहीं पड़े तो ध्यान रखा करिएगा, हटेगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत लंबा जाने वाला है, समझे आप? तो पहले हिंट दे देते हैं। अच्छा, मैंने एक और टेबल आपको बोला था, मैंने कॉपी कुछ लोग का चेक किया था, कुछ लोग उसमें बना हुआ था। तो जो मैंने टेबल जब भी बोलता हूँ ना, उसको बना के रख लीजिएगा। रिवीजन समय वही काम आने है आपको। रिवीजन समय मेरा कोई स्टेटमेंट काम नहीं आएगा, खाली टेबल काम आएगा। ठीक है जी, ध्यान रख लीजिए। तो जो लोग टाइम पे आए उन लोग के लिए मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला है कि सर हम लोग ये लिखे हैं काइंड्स ऑफ लॉज। लॉज कितने प्रकार के हैं? लॉज कितने प्रकार के, मैंने दो चीज बोला, एक है चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या बोला, डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन आ गया, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। ऑर्डिनरी बिल का सिंपल एक ही मीनिंग है कि सर जब कोई न्यू लॉ पास हुआ है, सॉरी न्यू आइडिया आया है तो क्या हुआ, ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल जब कोई मनी से रिलेटेड बात की गई हो, सैलरी चाहे पैसे का ट्रांजेक्शन लेन देन, तब। और फाइनेंशियल बिल का एक ही मीनिंग है, जब न्यू आइडिया प्लस मनी, जैसे जज की संख्या बढ़ाना प्लस उसकी सैलरी देना, फाइनेंशियल बिल। पहले यहाँ तक क्लियर है? इसमें मैंने बोला चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368। अब सर संविधान में भी चेंज करने के अलग अलग प्रावधान होंगे। एक ऐसा प्रावधान है जो 368 के अंतर्गत चेंज हो सकता है, और एक ऐसा प्रावधान है जो 368 के क्या है, बाहर है। सोइएगा मत, बता देता हूं, इसीलिए गैप जब 3-4-5 दिन ले लीजिएगा ना आप, जैसे क्लास का गैप 3-4-5 दिन हो जाएगा तो क्लास में आपको नींद आएगी खूब, धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। स्कूल की छुट्टी याद रखिएगा, जब हॉस्टल में आप जाते थे ना तो गर्मी छुट्टी होता है, बड़ी बड़का लंबा छुट्टी, समझ रहे हैं? अब हॉस्टल वाला सारा बच्चा आ जाता है घर, खा के तुम्मा हुआ पड़ा है सर, आम खा के आम की तरह हो गया है पूरा, और पूरा राहत मिला है। सर गर्मी छुट्टी के बाद जाने में जो हालत खराब होता है ना कुछ दिन तक हॉस्टल में, भाई गॉड नींद टूटेगा नहीं, क्योंकि सर आपको सपना में याद होगा कि हम दोला पाती खेल रहे हैं भाई गांव में होता है ना, क्योंकि आप पूरा खेल उल के गए हैं आप गांव में। प्रश्न मैं भी तो मान लो, जैसे गर्मी छुट्टी में अब जनरली हम लोगों का नहीं होता था, क्विज यूज होता था, मैं जल्दी नहीं आता था, मैं रह जाता था वैसे ही। अब मान लो आमतौर पर अगर आ गया तो खुद गाँव में आने के बाद कौन पढ़ता है? सर ज़्यादातर तो पढ़ते नहीं है, तो आराम से उसको सपने में ये अरे मार हेने ढेला मार, होने ढेला मार, सपना में चल रहा है। कम से कम 15-17 दिन बाद जाकर इंसान नॉर्मल होता है कि नहीं बेटा अब हॉस्टल में आ गए हैं। क्या कि 4:30 में जैसी घंटी बजता है ना, उठ जाओ। तो हम लोग हॉस्टल में सर क्या करते थे, घंटी तो बजने के बाद भी बहुत जन उठते नहीं थे। अब पीटीआई टीचर आए सर, कुछ नहीं सर, डंडा बड़ा मस्त होता है उन लोगों का, पता नहीं बाई और कहाँ से बनवाते हैं वो लोग। सर एक बार लग जाता है ना बाई, दुनिया में हमेशा 4 बजे नींद टूटता है। वो क्या करते थे, मारते भी नहीं थे सर, वो कान के सामने जाके घंटी बजा देते थे, कान के सामने। सर इतना कस के बजाया कि आदमी कौन उसके बावजूद भी कोई अगर नहीं उठ रहा है तो भाई गॉड कुंभकर्ण का उसके अवार्ड दे देना पड़ेगा। तो सर वो जो लॉजिक है ना कि आदत एक बार बन जाता है, उसके बाद मिटाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे लगता है, इसीलिए गैप नहीं किया करिए। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ कि शादी उदी में मत जाया करो 1 साल तक, और जाओ भी तो सर रात में आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप गए ना इधर शादी में गए तो रात में आप अपने घर आ जाओ, क्योंकि आप अपने जोन में आ गए, फिर तब आपको ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन अगर जाकर कहीं रह गए हो, आई कैन गारंटी यू आप उससे निकलने में आपको 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन आपका पूरा तहस नहस हो जाएगा। अब जाके रह के आ गए हैं तो चाहे वो 1 ही दिन रहे तब, इसलिए उसमें 2-3 दिन टाइम लगेगा फिर आपको रिदम पकड़ने में। इसलिए इंसान बड़ा उस टाइप का होता है, रिदम पकड़ लिए तो पढ़ते चला जाएगा, और खेलने के लिए बोले तो खेलते चला जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। और शादी में जाते हैं तो क्या है सर, खाली खाना खा के आते हैं? नहीं सर, बहुत लोग का बात उत लेके आ जाते हैं। आप आधा लेके आते तब ना, इतना सारा भर के आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्या करो और बेटवा क्या करता और बेटी क्या करता, इतना सारा डिस्कशन होगा, इतना सारा डिस्कशन, फिर वो अपने सास का डिस्कशन होगा, सब डिस्कशन लेके आइएगा घर पे। रात में फिर अपने भाई बहन में क्या डिस्कशन होता है, ये मौसी के दिमाग नहीं खिका डिस्कशन नहीं होगा, कुछ भी बोल देती हम बड़े, उनका क्या, इतना सारा बात लेके आ जाते हो। इसलिए सर आईएएस में जरूरी है कि आप हल्का रहें, सहज रहें। बैलून जितना हल्का होगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो इंसान भी वैसे हैं, जितना हल्का रहिएगा, उन सब बातों का चक्कर नहीं पड़ेगा, उतना ही सक्सेसफुल आप मतलब हो पाएंगे। नहीं तो भारी होने के लिए तो सर बगल वाला भी काफ़ी है, किसी का भी बात लेकर दिल पे बुरा लग जाइएगा।
फिलॉसफी में एक कोटेशन है कि डोंट टेक एनीथिंग वेरी पर्सनली। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ आप बहुत पर्सनली लेते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। किसी चीज़ को अपने पे अगर बहुत लेते हैं नहीं हो पाइएगा। इसलिए डोंट टेक इट पर्सनल एक फिलॉसफी का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल कोटेशन है। लाइफ में जो जो इस बात को फॉलो किया है, अब देखना शाहरुख खान को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मीडिया वाला पूछ रहा है आप अगर मुस्लिम नहीं होते, हिंदू होते तो आपका क्या सिचुएशन सेम रहता। सर देखो इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बन रहा है, कोई आइडिया नहीं है। सर आप हो गए हैं तो आप हो गए हैं, अब नहीं होते तो क्या होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के गुस्सा दे रहा है, इरिटेट कर रहा है उसको, फिर भी ये जवाब इतना पोलाइटली दे रहा है। जैसे बोला कि एस कृष्णा, तो शाहरुख खान क्या बोल रहा है, एस राधा कृष्णा। भाई पढ़ा लिखा हो, 300 से ज़्यादा किताब पढ़ाए हो। अब सर वो नॉर्मली कहने का मीनिंग सिंपल है कि पर्सनली कभी चीज़ों को लेगा ही नहीं, उसका विवादित बवान कुछ भी कभी नहीं लेगा पर्सनली। जो भी कुछ बोलोगे हंस के निकाल देगा। और यही इंसान का नेचर भी होना चाहिए, कुछ भी बोल दो पर्सनली मत लो, जहाँ तक है वहीं ख़त्म कर लो। और पर्सनली ले रहे हैं तो सर आप बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि आपको बहुत बाधा पड़ेगा। इसीलिए डोंट टेक क्या पर्सनली, नो सर डोंट। इसलिए गाना बना था टेंशन लेने का नहीं टेंशन भाई देना भी मत यार, लेकिन देना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है देना, लेकिन हाँ मतलब लेना भी नहीं चाहिए। आगे आते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत कुछ प्रावधान होंगे जिसके तहत चेंज हो सकता है। जोर से बोले एक बार यस और नो। और सर एक बार आउटसाइड आर्टिकल 368 के बाहर भी कुछ प्रावधान होंगे। तो ऐसा कौन सा प्रावधान है जो आर्टिकल 368 के तहत चेंज हो सकता है, और ऐसा कौन सा प्रावधान है जो आउटसाइड आर्टिकल 368 हो। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए यहां लिखिए फर्स्ट आर्टिकल 368 के अंदर पहला लिखिएगा कि सर अगर संविधान में कोई चीज संशोधन हो रहा है तभी आर्टिकल 368 के अंदर कुछ होगा। मतलब मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूं। यानी कि संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो आर्टिकल कितना, कौन सा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, 368। तो आर्टिकल 368 मैं इधर बना लेता हूं, इधर मैं बना लेता हूं आउटसाइड आर्टिकल 368, और इधर तो हमारा था ही डोंट चेंज दी कॉन्स्टिट्यूशन। सुन रहे हो सब ना, बोर तो नहीं हो रहे हो। संडे सर था, आज बुला लिया, आज पक्का एकदम लाते, आज बकरा उकरा लाते, काटते खाते, आप बुला लिए संडे को। बकरा कौन खाता है। आर्टिकल 368, तो सर सुनिए आर्टिकल 368 के अंदर क्या प्रावधान होगा उसको देखना। इसमें क्या सिंपल लिखना है, आपको बोल रहा हूं, जगह बचा के लिख लीजिए, फिर टेबल बना लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए आर्टिकल 368 में लिखिए कि जब संविधान में संशोधन करना हो, देखिए जल्दी, जब संविधान में संशोधन करना हो और वह आर्टिकल 368 के अंदर आ रहा है, तो में दो कंडीशन है, भी रुक जाना। क्या है देखो, अब आर्टिकल 368 में भी दो कंडीशन है। एक है स्टेट रेटिफिकेशन, कल बोला था इसका मीनिंग, कल ही बोला था, और मैंने कल बोला भी था कि दोबारा पूछोगे तो बाहर उठा के फेंक दूंगा मैं। स्टेट रेटिफिकेशन कल ही मैंने दिन बाद जिक्र कर दिया था। और दूसरा बोला था विदाउट या फिर नो स्टेट रेटिफिकेशन। इसका मीनिंग समझो। यहां मीनिंग है कि सर आर्टिकल 368 में हमने बोला कि यहां पे स्टेट रेटिफिकेशन में मीनिंग है कि राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी, और नो स्टेट रेटिफिकेशन में राज्य की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो ऐसा कौन सा प्रावधान है जिस प्रावधान में आपको राज्य से परमिशन लेने की जरूरत है, और किस प्रावधान में आपको राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो हाथ खड़े करो सब जल्दी। तो राज्य का प्रावधान नहीं है, राज्य का प्रावधान है, यहां तो पहले क्लियर है। अब इस पॉइंट में आते हैं, तो जहां पे आपको राज्य से पूछना पड़े उसमें ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है। अगर कोई गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाहती है और उसको परमिशन लेना पड़े तो क्या क्या होगा, फर्स्ट इसमें लिखिएगा। अब पहला लिखिए, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऐसा लिख लेना, देखना पहले लिखना ऐसे, प्रेसिडेंट इलेक्शन,
प्रेसिडेंट इलेक्शन। कल का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होगा, उसके बाद परसों छुट्टी दूंगा आपको मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। कल आ जाना, परसों मैं आपको गैप दे दूंगा एक दिन, ठीक है। मतलब नहीं बोल, अगर नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली एक दिन गैप लेने के बाद इंसान थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है। अगर नहीं लेना चाहेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम अपना देख लेंगे, 4-5 घंटा खींच लिया जाएगा। क्या बोलते हैं खींच लेंगे, क्या दिक्कत। यहाँ का टीचर लोग का एक ही है कि जल्दी से निकल, जल्दी से निकल। यहाँ ज़्यादा टीचर लोग को मैंने देखा है कि ज़्यादा मतलब बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग का मोटिव ये रहता है कि चल ख़त्म कर, भाग। पता नहीं क्या है यार, चलो ठीक है, उनको नींद आ जाती है, कैसे भगवान ही जानेंगे। अब पता नहीं कि नींद की गोली खा लेते होंगे क्योंकि सर बेईमानी से पैसा तो बचता नहीं है ना, उसका दिख जाता है। इसलिए कहा नहीं, लोग कहते हैं कि मास्टर के बेटा बेटी ना सुधरेला। सर ये बात बोलते हैं लोग, कुछ लोग, लेकिन ये गलत बात है। इसलिए क्योंकि मास्टर का बेटा भी इतिहास रचा है। सचिन तेंदुलकर के बेटे हों, चाहे हरिवंश राय बच्चन के बेटा अमिताभ बच्चन हो, तो लोग जानते नहीं है, लेकिन यूजुअली गांव में बोला जाता है। लेकिन सर अगर मास्टर ईमानदार हो तो ये बात मान लीजिएगा कि उसका बेटा बेटी इतिहास रचेगा। अगर ऑनेस्टी से कमा रहा है, मेहनत से, बेईमानी नहीं कर रहा है सर, खिचड़ी सर बच्चे का हक मार के खुद नहीं खा जा रहा है पेट का, अगर वो ईमानदारी से कर रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आगे बढ़ जाएगा सर सब। और आमतौर पे आप गांव में देखिएगा तो शिक्षक का अधिकतर बेटा सही में सुधरता नहीं है। मेरी बात समझ में, ये मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर वो ईमानदार नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षक जो ईमानदार है उसका सर इतिहास रचता है वो लोग। इसलिए अधिकतर सक्सेसफुल पीपल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, उसके पापा शिक्षक ही थे लेकिन ईमानदार थे। तो अगर आप शिक्षक लाइफ में बनने का मौका मिले, किसी को पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़ाइएगा सर, उसके लिए नहीं सर, अपने लिए। समझ रहे हैं? उसके लिए नहीं, अपने लिए। मतलब आपको संतुष्टि होना चाहिए कि आपने उसको पूरा बेस्ट दिया है। अगर 2000 कोई मेरे को रुपया दिया है तो सर उस 2000 का ना हिसाब किताब 4000 में देना है, ताकि उसको लगे कि हमको मिला है। नहीं तो आप सोचेगा ना, आधा नहीं होता लोग, कुछ 1 घंटा पढ़ाना होता है तो 15 मिनट पहले चल जाते हैं। सरकारी स्कूल का तो अलग नौटंकी है, 4 बजे छुट्टी होता है, 12 बजे ताला मार देगा खिचड़ी उचड़ी खा लिया, हो गया, स्कूल खत्म हो गया। अरे भाई रह लो कम से कम। प्रेसिडेंट इलेक्शन, सर सुनना ध्यान से प्लीज, अब एक रिदम में जाएंगे, अब बीच में ज्ञान नहीं देंगे। तो पहला है सर प्रेसिडेंट इलेक्शन। अगर आप ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ भी बदलाव करते हो, एक बार और रिपीट कर देना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है कि इस तरीके से, अभी आपको तरीका पता नहीं है, तरीका आगे बताऊंगा, और उसमें सर आप चाहते हो कि नहीं अब इस तरीके से हो, सुनो ध्यान से, तो आपको राज्य से पूछना पड़ेगा। क्योंकि सर राज्य पे असर पड़ेगा। राज्य पे इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि राज्य का एमएलए चुनता है राज्यसभा के एमपी को, और राज्यसभा का एमपी भी शामिल होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सर प्रेसिडेंट जब बनेगा तो राज्य पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अरे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये सुनो। तो सर इसलिए अगर आप, फिर से बोल रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? काइंड्स ऑफ लॉ। काइंड्स ऑफ लॉ आपने 2 बोला, लास्ट में रिपीट कर रहा हूं। एक मैंने बोला, एक चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक बोला डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हो गया कि आर्टिकल 368 के तहत और एक आर्टिकल 368 के बाहर। आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रावधान है, एक राज्य से पूछने का, दूसरा राज्य से नहीं पूछने का। स्टेट रेटिफिकेशन मतलब कौन कौन से केसेस में आपको राज्य से पूछना है और कौन कौन केसेस में राज्य से नहीं पूछना है। पहला केस, अगर आपको में कोई भी बदलाव करना है तो आपको पूछना पड़ेगा, किससे? मेरे से, राज्य से। दूसरा पॉइंट लिखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद, दूसरा पॉइंट प्रेसिडेंट इलेक्शन में लिखिएगा, सेंटर प्लस स्टेट के पावर में अगर चेंज करते हैं तो, यानी कि सेंटर प्लस स्टेट के पावर्स में चेंज करेंगे तब क्या? अरे तब क्या पूछना होगा? राज्य से। मतलब आप सेंटर और स्टेट के पावर में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? राज्य से। बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है ये पॉइंट। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जजेज में, उसके चाहे अपॉइंटमेंट में चाहे उसको निकालने में, कोई भी प्रोसेस चेंज करते हैं तभी होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज का, या तो उसको बनाने में, अपॉइंट करने में, या उसको निकालने में, कोई भी चेंज करते हैं तो आपको राज्य से पूछना पड़ेगा। 3 पॉइंट क्लियर है? लिख लीजिए। मतलब
अरे भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होगा ना जी, उसको बनाइएगा ना, और जब बनाइएगा और उसमें कुछ चेंज ला रहे हैं आप, तो राज्य से बिना पूछे आप नहीं कर पाइएगा। चौथा पॉइंट, आर्टिकल 368 खुद इधर आर्टिकल 368 इटसेल्फ लिखना। अभी मजेदार बात बताने वाला हूं। लिख रहे हो सब? फिर से रिपीट कर देना, ये वाला देखो इधर। आर्टिकल 368 के अंदर प्रावधान है राज्य से पूछने का। तो अगर केंद्र कोई भी चेंज करना चाह रहा है तो कौन कितने सारे में परमिशन लेना पड़ेगा? मात्र 4। इधर अगर सेंटर इन 4 चीज में से कोई भी चीज चेंज कर रहा है तो उसको राज्य से क्या करना पड़ेगा? परमिशन। चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ भी चेंज करेगा तब, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सेंटर या स्टेट के पावर में कुछ घटाना बढ़ाना। सर इधर बताना, पावर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे पावर को आप क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं। इधर देखो, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था, पंचायत आया। अरे पंचायत सिस्टम है ना जी, म्यूनिसिपैलिटी भी है। तो सर पहले तो 2 ही चीज था, सेंटर और एक क्या था? स्टेट। तो आपने एक नया बना दिया क्या? पंचायत। तो पावर कहां से दीजिएगा इसको? कुछ ना कुछ सेंटर अपना पावर शेयर करेगा और कुछ ना कुछ राज्य भी तो अपना पावर शेयर करेगा। अरे हाँ है ना। पावर कहां से लाओगे भाई? पावर कैन बी शेयर, जैसे बोलते हैं कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो सर उसको आप वही बोला, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को आपने इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। नया थोड़ी ना एनर्जी उत्पादन कर लिया आपने। समझ पा रहे हो? तो जब आप सेंटर और स्टेट के पावर में अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? स्टेट से। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के कुछ भी अपॉइंटमेंट या रिमूवल के प्रोसेस में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको फिर पूछना पड़ेगा। और इधर चौथा, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। सर जानते हैं गवर्नमेंट को प्लान बनाया था, कर है का आर्टिकल 368 ना कहता है कि इसमें से पूछना पड़ेगा, हम आर्टिकल 368 को बदल देते हैं। भाई सीधा सा बात है कि आर्टिकल 368 को ही बदल देते हैं कि इसके अंदर हम कुछ भी चेंज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सोचो कितना समझदार थे, पहले ही बोल दिया बेटा इसको टच भी मत करना, सटला तो गईला बेटा। आप जानते हैं ना। तो सर ये जो है ना, अगर आप खुद सोचो ना इधर कि आप सर एक नियम बना रहे हो, इस नियम में आपने बताया कि इस नियम के तहत ये काम नहीं हो सकता, आपने इसी को चेंज करना शुरू कर दिया। बोला कि ये जो है इसके अंदर हम सब चेंज कर सकते हैं। इसीलिए सर संविधान में कर सोचो कितना वो लोग फ्यूचरिस्टिक थे, कितने नॉलेजेबल थे कि उनको पता था। तो उन्होंने सीधा बोला कि आर्टिकल 368 में भी कुछ भी बेटा इसको तो आप टच कर ही नहीं सकते, इसके अंदर ये प्रावधान है और इस प्रावधान में आपको सर राज्य से पूछना पड़ेगा। और उसमें एक ये भी प्रावधान है कि आर्टिकल 368 में भी कुछ बदलाव करना चाहते हो तब भी राज्य से पूछ के करना पड़ेगा। अरे कुछ बुझा रहा है? तो ये हो गया। अब आते हैं आउटसाइड 368। जरा इसमें आइए और जीवन का आनंद ले। सॉरी, स्टेट विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन, पहले खाली लिख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। नो स्टेट रेटिफिकेशन मतलब ऐसा कौन सा प्रावधान है जहां पे राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर बताते हैं। इधर देखना जरा, आप देखें जरा इधर। सर ये आर्टिकल 368 है, उसके अंदर ये 4 प्रावधान है। देख गया चारों प्रावधान? मुझे बताओ कि ये चारों प्रावधान अगर पास कराना हो, मतलब इसमें से कुछ भी चेंज करना हो तो स्टेट रेटिफिकेशन लगेगा। आप सहमत हो? ठीक। तो मुझे पहले ये बताओ कि कौन सा मेजोरिटी लगेगा। और हाँ में मत देना जवाब सर ये, सर ये। समेटिव 1 3 4 और कुछ बोल दो, कुछ भी आप बोल दो। मतलब आपको समझना है क्या कि सर इन चारों को इसमें से चेंज करना है आपको। अरे कॉमन सेंस से सोचो यार, कॉमन सेंस से संविधान को चेंज करने वाला। मैंने आपको मेजोरिटीज पढ़ाया है,
तो एब्सोल्यूट तो लगने का कोई दूर तो उपाय है क्या? कोई बोल मत देना एब्सोल्यूट बाय गॉड इसी को सही तो उठा कर फेंक देंगे उधर। आर्टिकल 360 सर एब्सोल्यूट तो होगा नहीं, ऐसे सोचा करो, क्वेश्चन पूछता है एब्सोल्यूट तो होगा नहीं। दूसरा सिंपल होगा क्या? नहीं होगा। सिंपल इसलिए नहीं होगा सर, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन सिंपल क्या बताया था, हर जगह लागू जरूर होगा लेकिन संविधान संशोधन में कुछ नहीं होगा। और यहां सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ही तो बात की जा रही है। अरे बोला था ना कि संवैधानिक संशोधन को छोड़कर सिंपल मेजोरिटी हर जगह लगेगा। सर ये सब कुछ संविधान के संशोधन की बात है, तो यहां तो सिंपल मेजोरिटी दूर से नहीं आएगा। तीसरा इफेक्टिव मेजोरिटी बोला था स्पीकर को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। कहां इधर स्पीकर का कहीं जिक्र है क्या? कहीं नहीं है जिक्र। तो सर ये तो होगा नहीं। अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी, सुनो ध्यान। अब आए स्पेशल मेजोरिटी 1 क्या बोला था कि सर आपको सिर्फ राज्य से परमिशन लेने के लिए स्पेशल मेजोरिटी 1। अभी काम आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, आप बस उससे परमिशन लेना चाहते हो कि हम इस पे कानून बनाने जा रहे हैं, आपका सहमति है कि नहीं है। तो स्पेशल मेजोरिटी 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? सहमति। मतलब राज्य सिर्फ सहमति देगा। अब उस सहमति को पास कराना होगा फिर अलग प्रोसेस से। वो तो सहमति ना मिलाई जी आपको कि हाँ आप बना सकते हैं, तो बना सकते हैं इसका मतलब क्या? कानून बन गया। अरे कहाँ बनाओ? तो आपको तो पापा ने बोला ना हाँ बेटा तू जा सकता है, पापा ने बोला बेटा जा सकता है, लेकिन अब चले गया नहीं। अभी जाने से पहले क्या पता कुछ भी होगा। पापा बोलेंगे सुना को काम करो ना, तो आपकी बार रहे दो, अगला साल चलिए। समझे सर, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का लॉजिक है, पापा अगर एक बार बोल दे कि हाँ चले जाना, उसके बावजूद भी आपको एक बार और परमिशन लेना पड़ेगा जिस दिन जाओगे। तो सर अभी तो इधर स्पेशल मेजोरिटी 1 सिर्फ ये पावर दिया सरकार को कि बेटा हाँ ठीक है तुम बना लो, हमारी सहमति है। अब बनाने के लिए फिर उसको लोकसभा में, राज्यसभा में फिर पूछ के पास करके तब एक नियम से पास कराना पड़ेगा। अरे हाँ है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी 1 में तो सिर्फ सर उसको सहमति मिलेगी, तो उससे तो काम ऐसे भी नहीं चलने वाला। स्पेशल मेजोरिटी 2 उसमें क्या क्या इस्तेमाल बताया था, जरा देखो अपने कॉपी में, जल्दी देखो। क्या बोला था? लोकसभा, राज्यसभा, और क्या यूज बोला था? यूज पढ़ो स्पेशल मेजोरिटी 2 का यूजेज। टू रिमूव हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सीएजी एटसेट्रा, और हाई ऑफिसर्स को रिमूव करने के लिए कौन सा? स्पेशल मेजोरिटी। मैं कहां किसी को अभी हटा रहे हैं फिलहाल, तो अभी हटाने की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो इस पे चेंज और इस पे प्रावधान बनाने की बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूवल करना है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि रिमूवल करने के प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं इधर। मतलब मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल करने का तरीका ये था एक्स तरीका, लेकिन हम अब चाहते हैं कि एक्स तरीका ना रहे, x+y हो जाए। तो हम उसके प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं ना, और जब प्रोसेस में चेंज करेंगे तो सर आपको स्पेशल मेजोरिटी 2 भी नहीं होगा, हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी 2 सिर्फ और सिर्फ रिमूवल के। सर आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जज को हटा दें, तो कौन सा मेजोरिटी लगाइएगा? स्पेशल मेजोरिटी 2। लेकिन अब बात आता है संविधान में सुधार के लिए। अब स्पेशल मेजोरिटी 4 यहां लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि सर वो सिर्फ एक ही चीज के लिए जिम्मेदार है, क्या? प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। यहां तो कुछ बात ही नहीं है। बच कौन गया? 3। और स्पेशल मेजोरिटी 3 में देखो मैंने क्या क्या लिखवाया, ध्यान से देखो तो उसका यूजेस देखो क्या क्या लिखवाया है, पढ़ो जरा जल्दी। क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अरे भाई साहब, जब अभी बोलेंगे ना तभी शर्म आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है साफ तौर पे, मैंने बोला कि जब भी संविधान में संशोधन, क्या लिखा हुआ था? अंडर आर्टिकल 368। अब देखो उसका स्टेटमेंट। हाँ तो क्या लिखा हुआ है? पास। और वहां सर नीचे स्पेशल मेजोरिटी 3 में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रावधान में चेंज जाए तो। और स्पेशल मेजोरिटी 2 का सबसे बड़ा रोल, अलग तरीके से रोल प्ले करेगा, जिसमें रिमूवल बहुत बड़ा कांड होगा, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज उसने कांड किया है, उसको रिमूव करना है। तब यहां हम सिर्फ रिमूवल की बात थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ तो सर पहले तो आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस में, सेंटर स्टेट के पावर में है, फिर उसके बाद आपको क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ, और आर्टिकल 368 खुद ब खुद इधर। तो कहने का सिंपल मीनिंग है, इधर सुन लो, जब भी कभी आपको कोई भी चीज चेंज करना है इन चारों प्रावधान में, कैसे सोचोगे? जब कोई लॉ आएगा, मान लो कोई कानून आया और आपसे पूछा कि बताइए कि ये इसमें आर्टिकल 368 वाला लगेगा प्रावधान, स्टेट रेटिफिकेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सर सिंपल आपको प्रोसेस में समझना है क्या, कि आपको ये 4 प्रावधान दिमाग में रख लेना है। रिपीट कर लो एक बार। पहला क्या है? प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ भी चेंज हो रहा है तो स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगी, 3।
अगर सर सेंटर और स्टेट अपना पावर में कोई चीज बढ़ा या घटा रहा है तो कौन लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3। और अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में या रिमूवल के प्रोसेस में कुछ भी बदलाव हो रहा है तो कौन लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3। और अगर सर आर्टिकल 368 उसी को खुद बदलने की कोशिश की जा रही है तब भी कौन सा लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3। यानी कि कहने का सिंपल मीनिंग है स्पेशल मेजोरिटी 3 कब लगेगा? आर्टिकल 368 के अंदर में स्टेट रेटिफिकेशन में लगेगा और उसके लिए प्रावधान सिर्फ यही 4 होगा बस। अरे कुछ बुझा रहा है? तो आप कैसे सोचना है जब कोई लॉ बिल पास हो तो क्या सोचोगे? यार एक स्पेशल मेजोरिटी 3 था, उसमें 4 चीज में पास होना है बस, सिंपल। तो स्पेशल मेजोरिटी 3 तो समझ गए। अब उसके अलावा और पे दिमाग लगा लो और कौन कौन बच गया। जैसे ये क्लियर हो गया, इसके अलावा और भी तो प्रावधान होंगे ना भाई, तो उन सारे प्रावधान पे स्पेशल मेजोरिटी सेम, लेकिन यहां पे नो स्टेट रेटिफिकेशन लगेगा क्योंकि इन सब में राज्य से पूछने की जरूरत है। अब आते हैं नो स्टेट रेटिफिकेशन। एक पॉइंट लिखो फिर इसको समझा देते हैं। लिखो। और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो कौन बोलेंगे? अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो कौन सा मेजोरिटी होगा? सिंपल मेजोरिटी, डिफॉल्ट मेजोरिटी उसी को बोलते हैं। लिखो यहां पे, यहां लगेगा सर स्पेशल मेजोरिटी 2 नो स्टेट रेटिफिकेशन में। पहले लिख लो स्पेशल मेजोरिटी 2। हो गया जी यहां तक, इधर इधर। तो आगे एक बात बताओ, संवैधानिक संशोधन की हम बात करेंगे तो संवैधानिक संशोधन किसको इसको बोलेंगे? सर सिर्फ 2-3 चीज को ध्यान में रखिएगा, उसके अलावा किसी को नहीं बोलेंगे। पहला क्या? इधर देख लीजिए, ये जो है ना ये यहां तक, यानी कि आर्टिकल 368 ये इतना पार्ट, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये आपका संवैधानिक संशोधन का प्रोसेस है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रिपल तलाक क्या एक संवैधानिक संशोधन है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये 4 तो है ही नहीं। संवैधानिक संशोधन कब बोलेंगे? जब इन चारों में चेंज हो। अरे कुछ बुझा रहा है? और प्लस यहां पे भी कुछ अलग हो। और सर जब हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो दूर दूर तक हमको तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की चर्चा है उसमें, ना ही सेंट्रल स्टेट के पावर की बात है, ना ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, ना ही आर्टिकल 368। सीधा सा बात है, जो चीज आर्टिकल 368 के अंदर आएगा उसको संवैधानिक संशोधन बोलेंगे, जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब कि संवैधानिक संशोधन नहीं बोलेंगे। अब देखो इधर मैं मैं टेबल खींच रहा हूं। ये सर नो स्टेट रेटिफिकेशन यहां तक समझ में आ गया है। यहां पे है आउटसाइड 368। अब देखो मैं यहां पे डोंट चेंज में 3 लॉ था ना, अरे था ना, ऑर्डिनरी लॉ, मनी लॉ और फिर मनी बिल और उसके बाद फाइनेंशियल बिल। ऐसा देखो मैं एक ट्रायंगल खींच रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? ये जो इतना है, इतना इसके बाहर ये पूरा, समझ पा रहे हो? ये पूरा का पूरा क्या है? संवैधानिक संशोधन है कि संवैधानिक संशोधन नहीं है? नहीं है। यानी कि एक ही बात मैं बोल रहा हूं, इसलिए टेबल बनाने के समय ऐसे बना के खींच लेना। इसमें बना के खींचने में फायदा ये होगा कि ये क्या बोला था? डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बोला है आउटसाइड आर्टिकल 368। तो 368 के तहत जो होगा उसी को संवैधानिक संशोधन बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। सुन रहे हो? और स्पेशल मेजोरिटी 2 में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, आप जरा पढ़ो स्पेशल मेजोरिटी 2 का पॉइंट। क्या लिखवाया था? पढ़ो तो। उसमें भी संवैधानिक संशोधन की बात की गई है, लेकिन उसमें लिखा गया है विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन। ध्यान से देखो क्या लिखा गया है उसमें भी लिखा हूं मैं अंडर 368। अरे लाइन तो पढ़ो, स्पेशल मेजोरिटी 2 का लाइन पढ़ो तो। अब पढ़िए तो अनिस, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, उसके बाद अब अंडर 368 है, और कल मैंने आपको एक समझाया था बात, एक बोला था विथ स्टेट रेटिफिकेशन और एक बोला था विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन। तो स्पेशल मेजोरिटी 2 में देखो इधर, क्या स्पेशल मेजोरिटी 2 से अगर मैं बोला हूं ये पास हो रहा है तो क्या ये संवैधानिक संशोधन है कि नहीं है? पहले ये बताओ जल्दी, क्विक, है कि नहीं है? अरे सर संवैधानिक संशोधन है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर ये पूरा प्रावधान क्या है, मतलब जैसे ही आर्टिकल 368 का जिक्र होगा तो क्या है सर? संवैधानिक संशोधन है। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि राज्य से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। राज्य से कब पूछेंगे? जब ये 4 हो, अन्यथा राज्य से पूछने की कोई जरूरत नहीं। सर अगर केंद्र को हर बात पे राज्य से ही पूछना पड़ जाए तो फिर केंद्र पावरफुल कैसे हो जाएगा? रूल 2 याद रखो, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। अरे गोल्डन रूल याद है कि वो भी गया? याद है ना? पढ़िएगा सर, पढ़िएगा।
तो सर रूल 2, सेंटर ग्रेटर देन क्या हो गया, स्टेट। अब लास्ट बार सीधो ध्यान से, अब जो जो चीजें देखो, जो जो चीज यहां है इसके अलावा जितना भी चीज होगा जो आर्टिकल 368 के अंदर होगा उसमें कौन सा मेजोरिटी लगेगा, स्पेशल मेजोरिटी 2। ये बात समझ में आ रही है। बाकी हम संवैधानिक संशोधन सिर्फ उसी को बोलेंगे जो स्पेशल मेजोरिटी किसके, सॉरी, जो आर्टिकल कितने अंदर हो, 368। इसीलिए मैं आपको जब लिखवाऊं स्पेशल मेजोरिटी 2 में तो उसमें यह बोला हूं कि आर्टिकल 368 के अंदर होगा, यानी कि संवैधानिक संशोधन होगा लेकिन नो स्टेट रेटिफिकेशन होगा। और स्पेशल मेजोरिटी 3 में लिखवाया हूं कि संवैधानिक संशोधन होगा लेकिन विथ स्टेट रेटिफिकेशन होगा। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी 3 में आपको राज्य से पूछना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी 2 में आपको राज्य से पूछना नहीं पड़ेगा। कुछ बुझाया, किसको उसको बुझाया, हाथ खड़े करिए। ठीक, अब एक बार और बता देंगे, एक बार बस उसको खाली कंक्लूड कर देंगे, उसके बाद पूरा एक बार समझा देंगे। तो एक एग्जांपल लेंगे, आपको और अच्छे से उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलो पहले ये लिख लो, ये पहले इतना दिमाग में रख लो। अब एक हेडिंग डालो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो, नोट, संवैधानिक संशोधन सिर्फ उसी को बोलेंगे जो आर्टिकल 368 के तहत आता है। संवैधानिक संशोधन उसी को बोलेंगे जो आर्टिकल 368 के तहत आता है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन उसी को बोलेंगे जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है। जब स्पेशल मेजोरिटी, उसके अलावा हाँ उसी में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जब स्पेशल मेजोरिटी 3 हो तो राज्य से पूछना पड़ेगा, जब, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, जब राज्य से पूछना पड़े तब स्पेशल मेजोरिटी 3 होगा, और जब राज्य से ना पूछना पड़े तो स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगा। जब राज्य से पूछना पड़े विथ स्टेट रेटिफिकेशन हो तो स्पेशल मेजोरिटी होगा, और जब राज्य से नहीं पूछना पड़े तो स्पेशल मेजोरिटी 2 होगा। लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा, मैं आज उसका टॉपिक देने वाला हूं, जाके पढ़ लीजिएगा। जिनके पास नहीं है पीडीएफ का जुगाड़ कर लीजिएगा, ठीक है, मिल जाता है पीडीएफ, या स्कैन करके कोई भेज देंगे। नेक्स्ट लिख लिए। हाँ रुक जाइए अभी, हाँ हाँ पहले पूछ लीजिए। मैंने बोला कि जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है उसको संवैधानिक संशोधन बोलेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलेंगे। और आर्टिकल 368 के तहत आने के बाद जब हम राज्य से पूछेंगे किसी चीज के लिए तो उसको आर्टिकल 368 स्टेट रेटिफिकेशन बोलेंगे, और जब हम राज्य से नहीं पूछेंगे तो आर्टिकल 368 विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन बोलेंगे। और वहां स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगा, और जहां पूछना पड़ेगा वहां क्या लगेगा, स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो, ये मैं आमतौर पर चाहता ना तो आपको नहीं बताता, क्योंकि इसको समझने के लिए डेप्थ चाहिए। अब शुरुआत में जब कोई आदमी पढ़ाता है ना तो क्या करेगा, वही पढ़ाएगा जो आपको हल्का हल्का समझ में आ जाए। अरे सिंपल सा लॉजिक है कि कोई जो पढ़ेगा शुरुआत में वही, लेकिन मैं फिर भी क्यों उसको कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि सर सच है, उस सच से आप भाग नहीं सकते, आप रहिए चाहे मत रहिए। सच ये है कि आपको इसके बिना एग्जाम निकलेगा नहीं। और मैं कितना भी बहला फुसला कि आपको ऊपर ऊपर का बता दो, वही मैंने बोला कि आराम से बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हम आपको नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन सर आपको इस सच जान लेना पड़ेगा कि बेटा इतना आसानी से नहीं हो जाएगा ऐसे। अरे कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने फर्स्ट बैच में ही बोला, आपको ही बोल रहा हूं सर, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं पिछले 3 साल से बाजीराव में क्लास कर रहे हैं, बाजीराव और उसमें मेरे को फ़ोन करके वही बोले, जूनियर है मतलब वो, लेकिन फ़ोन करके वो भी बीटेक किए हुए हैं, जो फ़ोन करके बोले कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब वही बोले कि पूरा मेरा 3-4 साल बर्बाद हो गया, फिर सोच रहे हैं क्लास, ना हिस्ट्री ना फिजिकल ज्योग्राफी ना कुछ। वही मैं बोल रहा हूँ, जितना आराम से आप समझ पा रहे हैं ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एक दिन खाली दिल्ली का क्लास खाली कर लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा सर औकात आपको। सर उल्टा भागिएगा, उल्टा। और उसके बाद ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे उस 1000 के भीड़ में कोई 3, 4, 5, 10 समझ पाएगा जो पहले से बेस बना के गया हुआ है, क्योंकि वो लोग वो नहीं समझाते ना सर। आपको जो मैं बता रहा हूँ लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, अरे वो लोग मान के चलते हैं कि आपको आना चाहिए, वो लोग आपको नहीं बताने वाले हो, दे आर ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आपको उतना आना चाहिए। नहीं आता है तो आप जाके सीखिए। और मैपिंग, सर हवा नहीं लगेगा मैपिंग का आपको।
और ऑन कैमरा मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। मैपिंग तो छोड़ दीजिए सर, दूर दूर तक नहीं होता है मैपिंग। मैपिंग का अलग से कोर्स करते हैं लोग, 18,000, 20,000, 30,000, 34,000, खाली मैपिंग जो आपको बता रहे हैं। आई हैव पेड सर 62,000, आपको मैं नॉर्मली बता, इसलिए मैंने बोला आपको कि आप जब कभी, वही बोला, इंसान को कब पता चलता है, जब आप बाहर जाओगे ना और जब देखोगे कि बाप रे ये सब पागल हुआ पड़ा है, तब उस दिन आपको रियलाइज होता है कि भाई बच गए हम लोग। इसीलिए आज के दौर में अगर कोई घर से आईएएस नहीं बन रहा है ना, तो सर वो महापाप है, वो कहीं से नहीं बन पाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि सर शांति सब कुछ मिल जाएगा आपको, टाइम बच जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। बाहर से जाने के बाद उन सब जमीन बिक गया, उसके पापा का सब कुछ बिक गया है, तो सब 3 साल 4 साल उसको तैयारी करने में कोचिंग में लग गया है। तो लॉजिक कहने का ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं वही बता रहा हूँ कि इसके बावजूद अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद सर एक ही तरीका है सर, इस दुनिया में बोझ बनने से कोई फायदा नहीं है। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा यूथनेजिया। क्या पढ़ाऊंगा? यूथनेजिया का मीनिंग होता है कि अगर किसी इंसान को जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार होना चाहिए। आप समझ मेरी बात? उसमें पूरा हॉट टॉपिक है सर, और मेंस में पूछता है। इसीलिए यूथनेजिया में है कि इंसान को जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार कैसे नहीं होगा। इसलिए अगर आप मरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मन से मरे और आपने कम सर देखो पहले सुसाइड का नियम था, इधर देखो, पहले सुसाइड का नियम ये था कि अगर आप सुसाइड करते हैं, सुनना ध्यान से, अगर आप सुसाइड करते हैं तो आपको, इधर देखो ध्यान से सुन लो, अरे देख लो इधर, अगर आप सुसाइड करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जैसे सुसाइड किया बच गए। अब नियम ये है कि अगर आप सुसाइड करते हैं और गलती से बच गए तो पहले जाइएगा जेल। अब नियम चेंज, क्योंकि सुसाइड इज ए क्राइम नाउ, पहले नहीं था। इसलिए पहले नस काट के पहुंच जाता था सब। अब काटिएगा तो ठीक से काटिएगा कि बचे नहीं, क्योंकि अगर बच गए तो कहाँ जाइएगा? पहले जेल, वहीं इलाज होगा आपका। तो सुसाइड इज ए क्राइम नाउ, पहले नहीं था ऐसा, वही यूथनेसिया में पढ़ाऊंगा। तो सर अगर आप मरना चाहते हैं तो आपको सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट पूरा व्यवस्था किया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर और सभी को अपॉइंट किया जाएगा। कोई मरना चाहता है तो जाएगा और वहां आराम से डॉक्टर उनको सुला देंगे। इस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है और इसी पे बिल पास हुआ है, और उसी बिल का सबसे बड़ा है सब। समझ पा रहे हैं हम? तो जिस दिन आपके महसूस हो कि हम बोझ हो गए हैं, आप हमको मैसेज करना, हम उस मैसेज को आराम से वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आपका कर्मकांड होना है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए लाइफ में बोझिल नहीं हुआ। और सुसाइड मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुसाइड इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि सब बच जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? जेल जाइएगा। तो सुसाइड मत करिएगा। इसीलिए गौर, और मैं रियल बोल रहा हूँ, मजाक में आपको लग रहा है लेकिन रियल। और जब यूथनेसिया पढ़ाऊँ आप शॉक हो जाएंगे, बिल्कुल शॉक्ड, कि वहाँ बूढ़े लोग को किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाए उनके पैसे के लिए। उनको चुप करा दिया जा रहा है और उनके नाम पे पेरेंट्स लोग लेटर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मैं जीवन से तंग आ चुका हूँ, और वहाँ पे सर उनका खात्मा करवा दिया जा रहा है। सुन रहे हैं? आगे आइए। तो सर ये पार्ट हो गया। स्पेशल मेजोरिटी 2 में क्या लिखिएगा? सर जो यहां नहीं है उसके अलावा जो होगा यहां हो जाएगा। इधर देखो, आउटसाइड आर्टिकल 368। सर हर चीज को क्या आप संवैधानिक संशोधन बोल सकते हो क्या? अरे भाई संवैधानिक संशोधन हर चीज को कैसे बोल दोगे? जो संविधान में उसी को बोलोगे। अब ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक को क्या बोलोगे? संवैधानिक संशोधन। अरे भाई कहां संवैधानिक संशोधन? संवैधानिक संशोधन मतलब क्या होता है कि संविधान में कुछ चीजें लिखी गई हैं, उसमें आप कोई चीज चेंज कर दिए तो संवैधानिक संशोधन हो गया। और चेंज करने के लिए आपको कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा? 368। अब सर आउटसाइड आर्टिकल 368 हो तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखो, एक्ट बनता है जब, तो संविधान में संशोधन थोड़ी हुआ, एक्ट बन गया कि सर ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक एक्ट, तो लॉ बन गया। तो क्या ट्रिपल तलाक पहले से संविधान में था क्या? अरे नहीं था, वो बाद में आया। तो जो चीज संविधान में था उसमें चेंज किया गया, उसको क्या बोलेंगे? संवैधानिक संशोधन। बात खत्म। चलो आगे एक और पॉइंट लिखो, उसके बाद ध्यान से समझना। आगे लिखो, ऑर्डिनरी लॉ क्लियर है? ऑर्डिनरी लॉ क्लियर है आप लोग को? ऑर्डिनरी लॉ क्या था? ऑर्डिनरी लॉ सिंपल था, जिसमें न्यू आइडिया की बात की गई हो, क्या है वो? ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी बिल। और जिसमें सर मनी, पैसे की बात की गई उसको मनी बिल बोलेंगे, और उसके बाद क्या बोलेंगे? उसको फाइनेंशियल बिल। यहां तक क्लियर है? अब 2 मिनट दे रहा हूं, स्पेशल मेजोरिटी पूरा पढ़ते हुए यहां तक आओ तो जल्दी से, 2 मिनट में क्विक। स्पेशल मेजोरिटी 1 से शुरू करते हुए यहां तक आइए और ध्यान से देखिए कुछ आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, देख लिए। चलो अब उसमें सर संवैधानिक संशोधन सबसे टफ अगर संशोधन करना पड़ेगा तो कौन सा संशोधन है? संवैधानिक संशोधन, क्योंकि आपको वहां पे क्या लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3। तो उसी पे एक डायलॉग है कि स्कूल तो डीपीएस होना चाहिए, मॉडर्न तो जमाना भी है, फोन सैमसंग का होना चाहिए, एप्पल तो फल भी है, और चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, सिंपल तो हम भी हैं। मेरी बात समझ में नहीं? तो कहने का लॉजिक है कि लॉ बड़ा बदलाव तभी बोलेंगे जब संविधान में कुछ बड़ा बदलाव हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब कुछ बड़ा होता है तब सर उसको बहुत बड़ा तगड़ा मतलब आता है नहीं उसमें। बाकी तो सर सिंपल से इधर देख लीजिए, चाहे एक्ट बनाइए सब सिंपल आप मेजोरिटी से पास करा लीजिए, चाहे इफेक्टिव मेजोरिटी से सर आपको पता है कि अब क्या करना है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें पास होंगी वो, मैं एक टेबल को पूरा ऊपर एक बार बस लास्ट पर समेट रहा हूँ। इसके बाद प्रियम्बल का हमारा सर वक्त आ गया है, प्रियम्बल स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझ लीजिए, लास्ट पर बोल रहा हूँ, मिला लीजिए, दोबारा अब इसके अलावा बोलूँगा नहीं। वो अलग बात है कि मैं इस बात को बोलने के बावजूद भी 2-3 बार बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा, फ़ायदा आप ही का है। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो भगवान भला करे। तो पहला मैंने बोला आपको 2 चीज़ कि सर काइंड्स ऑफ लॉज में 2 बोला था, एक बोला था चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बोला था क्या? डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब आएगा? आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 में 2 है, एक है कि सर आप राज्य से पूछेंगे कि हम इस चीज़ में चेंज करें कि नहीं करें, वो अलग पार्ट है। दूसरा है सर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आपको राज्य से पूछना ही पड़ेगा। तो उसके लिए 4 कंडीशन है। कब? जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी चेंज करते हैं तब। दूसरा, जब सेंटर और स्टेट की पावर में कुछ भी चेंज होगा तब। और तीसरी बात, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में, रिमूवल में, प्रोसेस में चेंज करते हैं तब भी आपको कौन सा मेजोरिटी लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3। और सर जहां पे आपको राज्य से नहीं पूछना पड़े कौन सा मेजोरिटी लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 2। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जीएसटी कल भी बताया था। मुझे बताओ जीएसटी में कौन सा मेजोरिटी लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3, क्योंकि सर राज्य पे इस पर प्रभाव पड़ेगा तो राज्य से पूछना पड़ेगा, है या ना? पक्का? एक और एग्जांपल बता रहा हूं, बता दोगे? चलो बता दो। सर मान लो मैंने बोला था आपको कि पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, राज्य सूची में था, ठीक है जी। उसको बदल के कहां चल दिया गया? समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो अगर एजुकेशन में कुछ भी चेंज करना है तो मुझे एक बात बताओ कि स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा कि स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगा? हाय राम यार, स्पेशल मेजोरिटी क्या बोला हूं? 3 में 4 गो चीज याद रखो भाई, 4 गो बस। क्या क्या? कि सर एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, दूसरा सेंट्रल स्टेट के पावर में। देखो ऑलरेडी एजुकेशन कहां चला गया है? स्टेट लिस्ट में। सर अगर ऑलरेडी एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया है तब अब उसको पूछने की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट क्या कहता है कि उस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो क्यों पूछेगा भाई राज्य से? इधर इधर सुनो समझो, एजुकेशन पहले था मान लो स्टेट लिस्ट में, कौन सा लिस्ट में था? कौन सा लिस्ट में? समझ पा रहे हो? और अब सुनना, अब ध्यान से समझना, अब केंद्र चाहती है कि स्टेट लिस्ट का जो एजुकेशन जो है उसके अंदर उसमें कुछ बदलाव करे, तो कौन सा मेजोरिटी लगेगा पहले ये बताओ। उसमें आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी किस में है? अभी ये सर स्टेट के लिस्ट में है वो, तो स्पेशल मेजोरिटी कौन सा लगेगा? 3। लेकिन अब सुनो, अब दूसरा कंडीशन, अब किसी भी तरीके से उस लिस्ट को, स्टेट लिस्ट में एजुकेशन को था, वो कहां डाल दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती में। और अब उस कानून पे कुछ उसमें चेंज लाने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो मेजोरिटी 3 लगेगा कि 2 लगेगा? 2 लगेगा, क्योंकि अब क्या है सर, अब तो समवर्ती लिस्ट में है, और समवर्ती लिस्ट में क्या है उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़े। यानी कि कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, इधर देखो। मान लो आपका बाल काटने का प्रावधान स्टेट लिस्ट में था, क्योंकि चुड़ैल की तरह दिख रहे थे और सर उसके बाद भूत की तरह दिख रहे थे, तो आपका बाल काटने का प्रावधान, समझ लो ऐसे समझ में आएगा। वो कौन से लिस्ट में था? स्टेट लिस्ट में। और स्टेट लिस्ट में जो नियम बाल काटने का था, यह सिर्फ और सिर्फ राज्य ही इसमें बना सकता था। सुन रहे हो? इस पे केंद्र को कोई भी औकात नहीं था। केंद्र ने स्टेट लिस्ट में कहां पहुंचाना है? तो उसके लिए तो राज्य से पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि सर राज्य के पास परमिशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के अंदर में पावर है, हाँ है ना? तो यहाँ पे आपको कौन सा मेजोरिटी लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3। लेकिन अब चूंकि उसने चेंज करके इसको डाल दिया कौन सा लिस्ट में? कॉन्करेंट लिस्ट में। अब जा चुका है
और अब दोबारा से सेंटर चाहती है कि बाल काटने के नियम में एक और नियम ये रहेगा कि बाल काटने से पहले 2 बार झोटा खींच के तब बाल काटना है, मान लो उसमें नियम कर दिया। अब ऐसे समझो कि कस के तब बाल काटना, उस नियम में कुछ नया ऐड किया जाए तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगा, 3 लगेगा, 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र ने क्या किया है, अब सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। और समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जहां पे केंद्र भी नियम बना सके और राज्य भी नियम बना सके। तो समवर्ती लिस्ट में तो इसीलिए भेज दिया कि बेटा अब तुम शांत रहो, अब हमारा भी पावर है बनाने का, तुम्हारा भी पावर है बनाने का। कुछ बुझाया? किसको से बुझाया? हाथ खड़े करो। बहुत मेहनत लगता है सर, बताना हूँ, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा। कभी आप पढ़ा के देखना किसी को, और स्पेशली भाई बहन को पढ़ा के देखना, चमाट मार, नहीं समझ में तो भाई आप उसको पढ़ाओगे कम, मारोगे ज़्यादा, वो सर नहीं समझ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, भाई आपसे ज़्यादातर दूर भागेगा, या बहन है तो कहेगा भाई हम तुमसे नहीं पढ़ेंगे हम बाहर पढ़ लेंगे। इसीलिए क्वेश्चन ही होता है कि टीचर का बेटा या बेटी टीचर से क्यों नहीं पढ़ पाता है। सोचो खुद टीचर है, वो खुद दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका बेटा किसी दूसरे टीचर के पास पढ़ रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना, वही कारण है कहीं सर उसको पढ़ाने से ज़्यादा तो पीटी लेते हैं। और वही कहता पापा हम जीवन में कहीं पढ़ ले, थोड़ा से ना पढ़ो और स्पेशली अगर आपके पापा मैथ के टीचर हैं तो सर भगवान बचाए आपको, ठीक है, भगवान बचा ले आपको, क्योंकि मैथ के टीचर तो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। सर एक सवाल नहीं देखिए, समझ नहीं आओ, 2 बार दिया कस के। 800 वाला थोड़ा प्यार से पढ़ा लेता है कि चल कोई बात नहीं, रट लियो। पहले यहाँ तक बुझाया पक्का? एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बता दो, फिर से पूछ रहा हूँ। एग्रीकल्चर जो था, कृषि, वो कृषि पहले था फिर से स्टेट लिस्ट में। कौन सा लिस्ट में था? अब केंद्र चाहती है कि कृषि को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें, तो स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा कि 2? 3 लगेगा, क्योंकि अब इसको पूछना ही पड़ेगा। अब ये मान लो ये प्रोसेस हो गया और ये फाइनल हो गया कि अब एग्रीकल्चर चला गया कॉन्करेंट लिस्ट में, और अब चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की उस लिस्ट पे एक नया कानून है जिसमें मंडी का प्रावधान खत्म कर दिया जाए। तो अब स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगा कि 3? 2 लगेगा। क्लियर है जी? यहाँ तक एक एक चीज़ क्लियर कट करके चलिएगा। अब आगे आते हैं ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब बताना, मुझे ध्यान से सोच के बताना कि ट्रिपल तलाक के लिए कौन सा मेजोरिटी लगेगा। आराम से सोच लो, और सोचना कैसे है, इधर देखो, सोचने का ऐसे तरीका है। यार मेजोरिटी कितना पढ़ाए हैं सर? 4। पहले सोचो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये तो पॉलिटिकल है, ये तो छोड़ ही दो। सिंपल मेजोरिटी फिर सोचो, फिर इफेक्टिव सोचो, फिर स्पेशल मेजोरिटी में सोचो। स्पेशल मेजोरिटी में जब आओगे तो सर ये सोचो 368 कि अंदर है कि बाहर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्रिपल तलाक पे सोच के कोशिश करके बताओ कि कौन सा मेजोरिटी लगेगा। किसको तो लग रहा है सिंपल मेजोरिटी लगेगा? हाथ खड़े करो। देखो अच्छा लग रहा है आपको और सही लग रहा है, इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक ऐसे समझो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगेगा क्या? नहीं। सिंपल मेजोरिटी को भी साइड करके बाकी सारा मेजोरिटी देख लेते हैं। ट्रिपल तलाक को तभी हम संवैधानिक बोलेंगे जब वो आर्टिकल 368 के अंदर रहा हुआ हो। कहीं है क्या दूर दूर तक? नहीं है। जब संविधान में था ही नहीं, ट्रिपल तलाक कभी था क्या? जब कभी था ही नहीं तो उसमें संशोधन क्या घंटा होगा? मेरी बात समझ रहे हो? तो सर जैसे 368 नहीं हुआ मतलब ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म। अरे हाँ है ना, यानी कि सर इतना तो हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इधर का तो छोड़ ही दो। अब इधर आइए, आउटसाइड आर्टिकल 368 पॉसिबल है? अरे हाँ है ना, बिल्कुल पॉसिबल है कि सर ये 368 के बाहर तो है। अरे ऐसा नो, तो सर 368 के बाहर है। अब आते हैं डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन सर उसमें तो सर हम बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल डिस्कशन करें, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कौन सा बिल? फाइनेंशियल बिल। सर सारा मामला आउटसाइड आर्टिकल 368 में है, इसलिए क्योंकि जब भी आप पास कराओगे ट्रिपल तलाक तो सर उस सिंपल मेजोरिटी से पास कराओगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सारा जितना इसके आस बाहर का है, ये सब, ये लगभग इसमें सब का सब सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। चाहे ये हो, अरे कोई भी हो, ऑर्डिनरी बिल भी ले लो, मनी बिल भी ले लो, फाइनेंशियल बिल भी ले लो। सारा फोकस कहाँ करना है? एक ही चीज देख लेना है कि बस 368 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको 368 के बाहर आ गया तो सीधा सा कौन सी मेजोरिटी लगा दोगे? सिंपल मेजोरिटी। बस हो गया काम। 368 के अंदर है तो कौन सा मेजोरिटी? उसमें डिस्कशन करना पड़ेगा कि स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा कि 2 लगेगा। लेकिन जैसे ही 368 के बाहर गया सिंपल मेजोरिटी लगेगा, सिंपल, बस बात खत्म। और सिंपल मेजोरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप बता दो इसी बात पे। अब आपको पता हो जाना चाहिए। पहले इतना पता हो गया तो एक और एग्जांपल देना, उसको बताओ जरा।
मैंने आपको निर्भया रेप केस पढ़ाया था कि निर्भया रेप केस हुआ, तो निर्भया रेप कांड के बाद 2-3 चीज़ें उसमें चेंज हुई। मेरी बात समझ में आ रही हो? और 2-3 चीज़ें अगर चेंज हो रही है तो बताना ज़रा कि उसमें कौन सा मेजोरिटी लगा होगा। जैसे बना था उसमें अलग एक्ट बना, एक्ट कौन सा बना? एक्ट। एक्ट जब भी बनेगा तो सर यहाँ आएगा, समझ में आ रही है? और मैंने बोला था जब भी संविधान में संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, तो कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। अरे कल ही बताया था 21A, मतलब कि पहले संविधान में 21 था, हमने उसमें संवैधानिक संशोधन करके ए जोड़ दिया, और इसी 21A के तहत आपको राइट टू एजुकेशन का हक है, शिक्षा का अधिकार। और उस शिक्षा के अधिकार में क्या प्रावधान बोला गया था कि सर हम प्रावधान बना दिए, लेकिन अगर टीचर और हेडमास्टर चाहता है कि बच्चे बढ़ गए हैं तो बेंच भी बढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए फिर से वापस से पूछने की जरूरत नहीं है, और वो अपना आराम से बढ़ा लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ये 21A अमेंडमेंट है, तो बताना जरा ये जब 21A उसके पहले जो हुआ होगा तो उसमें राज्य से पूछा गया हो कि नहीं पूछा गया होगा? अगर मान लो कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो नहीं पूछा गया होगा, यस और नो? नहीं। तो कौन सा मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी 2। क्लियर है? चलो आगे आओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो एक, उसके बाद जीवन का आनंद लेना। प्रियम्बल आज पढ़ा दे कि कल ही पढ़ा दे? कल ही पढ़ा दे, कल ही पढ़ा देते हैं। मैप थोड़ा सा बताना है आज, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, पहले एक दो एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद फिर अभी खत्म नहीं हुआ है, 1-2 एग्जाम्पल पहले लिख लो। देखो मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, चिंता मत करो, पूछना बस फर्ज है, बाकी मेरा मर्जी। एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो, ट्रिपल तलाक लिखो, ट्रिपल तलाक। और ट्रिपल तलाक को पास करने के लिए कौन सा मेजोरिटी लगेगा? सिंपल मेजोरिटी। फिर एग्जाम्पल लिखो जीएसटी, और जीएसटी में क्या लिखोगे? स्पेशल मेजोरिटी 3 की 2? 3 लिखो, जीएसटी स्पेशल मेजोरिटी 3। तो आउटसाइड आर्टिकल 368 होगा तो सिंपल मेजोरिटी लगेगा कि क्या लगेगा? पक्का? अब बताओ, जम्मू कश्मीर को बदला गया, ध्यान से देखो, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? बदला गया। तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर चेंज किया गया है तो समझो, तो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? जैसे स्टेट था, यूनियन टेरिटरी में अगर कन्वर्ट किया गया, लद्दाख है फिर जम्मू कश्मीर, दोनों को अलग कर दिया गया। तो सर अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद टेरिटरी चैप्टर, तो उसमें बताऊंगा कि जो पहले का था कि सेंटर के पास ही पावर है कि कोई भी बाउंड्री में चेंज कर सकता है, तो सेंटर के पास अगर पहले से पावर है तो उसको राज्य से पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और जब राज्य से पूछने की उसको जरूरत पड़ेगी ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सीधा आउटसाइड आर्टिकल 368 में चला गया। और जब आउटसाइड आर्टिकल 368 में चला गया तो कौन सा मेजोरिटी से पास कराएगा? सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी का फॉर्मूला क्या था? ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग इन कहाँ? लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह लागू है। तो सर चूंकि सेंटर के पास पावर है तो कहाँ लगेगा? लोकसभा, और लोकसभा में लगेगा, बस बात खत्म। इसीलिए तो इतना जल्दी सर 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से पास करना था। इधर देखो ना, इधर अगर राज्य से पूछने की जरूरत पड़ती तो समझ लो सर कभी हो पाता क्या? नहीं हो पाता, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर कितना झंझट है। इसीलिए सर सिंपल मेजोरिटी रखा गया कि बेटा, इसीलिए जब सरकार चाहती है, उत्तराखंड था, उत्तराखंड कैसे बना? उत्तर प्रदेश से क्या निकल गया? उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश से क्या निकल गया? तेलंगाना। बिहार से क्या निकल गया? झारखंड। तो ये निकला क्यों? क्योंकि सर सेंटर के पास पावर था, सिंपल मेजोरिटी से पास कराना था, और उसमें भी क्या था? प्रेजेंट एंड वोटिंग। ना आई बताओ, मत आओ, बस उतना ही को बुला लेंगे जितना से पास हो जाए, बात खत्म। तो केंद्र आराम से बना लेती है। अब अभी जैसे डिमांड चल रहा है बिहार में कि एक मिथिलांचल अलग बना दिया जाए राज्य को, जैसे मिथिला के लोग कह रहे हैं कि मिथिलांचल को बिहार से अलग कर दिया जाए। अब ये डिमांड सर ये राजनीति वाला डिमांड है, मतलब ऐसा क्या अलग है आपको भगवान जाने। एगो तो खाली पान उन खाते रहते, गुटखा खाते रहते, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब मिथिला भाषा अच्छा है, मैथिली भाषा जो होता है बड़ा बोलते हैं, बहुत प्यारा है, अच्छा बात, बस ये पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ठीक नहीं लगता, बट ऐसे प्यारा भाषा पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे प्यारी भाषा जो है मैथिली भाषा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बहुत सारे कारण हैं, मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस खराब है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस खराब होने से ऐसा तो नहीं है कि भाषा खराब हो जाएगा भाई, वो तो मेरा एक्सपीरियंस खराब है ना। सिम भाई, इधर एक आदमी गया हलवा खाने, हलवा खाया, मुँह जल गया मुँह जल गया तो कह रहा इसके बाद से हम हलवा नहीं खाएंगे। तो आप एक बात बताओ, हलवा से मुंह जला था कि जल्दी में हड़बड़ी में गर्म था इसलिए खाए थे मुंह जला था? तो फिर हलवा कैसे खराब हो सकता है भाई? हलवा तो ठीक है ना, तो आप अगुता के गए, खा लिए, जरा लिए अपना।
तो कहने का लॉजिक ये है कि सर जब आपको कोई चीज़ से तकलीफ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बेकार है, क्योंकि आपने उस चीज़ को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। इसलिए मैथिली भाषा अब है, अब उस पर राजनीति पे हो रहा है, होने दो। लेकिन आपको अब ये समझना, याद रखो मैंने बोला था कि राज्य अलग बन रहा है, ठीक है। अगर ये डिमांड आता, बिहार बोलता कि हमको अलग देश बनाना है, तो आपको क्या लगता पॉसिबल था? अरे है कि नहीं है? नहीं है। रूल 2, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, नो स्टेट हैज पावर कि वो राज्य से अलग, केंद्र से अलग हो सकता है। सुन रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। क्या टाइम हुआ बताना जरा? 10:47। तो ठीक है, मैं एक बार करने से पहले एक और एग्जांपल लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए सबसे फर्स्ट, पंचायत सिस्टम। लिखिए पंचायत सिस्टम या म्युनिसिपल सिस्टम, लिखिए एग्जांपल में पंचायत या म्युनिसिपल सिस्टम। अब मुझे आप बताएंगे कि पंचायत या म्युनिसिपल सिस्टम जब बना होगा तो कौन सा मेजोरिटी लगा होगा। जो सही जवाब देगा मार्कर दे देंगे उसको। स्पेशल मेजोरिटी 3 जिनको लगता है हाथ खड़े करिए। अच्छा, जिनको लग के भी नहीं लग रहा है वो भी हाथ खड़े करिए। अरे कॉमन सेंस से सोचो ना सर, कॉमन सेंस से। पावर शेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 कंडीशन, सेंटर प्लस स्टेट के पावर में कुछ चेंज हो तो कौन सा मेजोरिटी लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3। राज्य से पूछना पड़ेगा, इसलिए तो सर केंद्र और राज्य मिलके किसको पावर दिया? पंचायत को। चलिए आप अपना इलेक्शन करा लीजिए, फंड हम दे देंगे आपको। तो हमारे पास 100 करोड़ आता था, उस 100 करोड़ में से 10 करोड़ हमने पंचायत को दे दिए कि तुम अपना प्रॉब्लम सुलझा लो। तो पावर क्या हुआ? शेयर हुआ। और उसको बनाने के लिए नए नियम, इसलिए सर वहां पे क्या लगा होगा? राज्य से पूछना पड़ा होगा। चलो नेक्स्ट, यहां तक खत्म। अब हेडिंग डालो, 1 पेज 2 पेज छोड़ के, प्रियम्बल। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी पूरा आगे पढ़ाऊंगा। बिहाने, बस समझ रहे? बिहाने बोलते हैं ना, बिहाने ऐसे कुछ करके। चलो ठीक। तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो अजीब लगता है। पहले था तो बोलते ना, घर वाले सब मना कर देते, तो मत बोल भाई, ठीक है। क्योंकि शुरुआत से हिंदी आप घर में सुना, मैं बचपन से बाहर हूँ, अब बाहर हूँ तो भोजपुरी में बोलता मजा आता है मुझे, लेकिन मैं बोलता था तो सब अजीब लगता था। तो फिर बाद में बोला अजीब लगे चाहे जो लगे। अब यहाँ पे कुछ दिन से हूँ तो धीरे धीरे उसी तरह का टोन आ रहा है, मुझे एहसास हुआ है धीरे धीरे कि टोन में चेंज हो रहा है, और वो होना है, स्वाभाविक है, वो आपको होके ही रहेगा, आप कितना भी मान लीजिए। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, प्यारा भाषा है, बस उसको सही से इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो बिहारी में अगर गाली दे रहा है सुन के कान बहने लगेगा आपका। तो समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे फालतू लोग हैं। लास्ट बार बोल रहा हूँ, तब तक मैप रिवाइज कर लो आप, उसके बाद तब अभी मैप आप ही क्या होने वाला है। लिखो पहले प्रियम्बल, और वैसे कॉपी पे आप भी लिख सकते हो, शुरुआत हो रहा है तो लिख सकते हो। प्रियम्बल लिखो, और सभी के लिए जरूरी है। प्रियम्बल का हिंदी क्या होता है? प्रस्तावना। लिखो प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के बस कुछ कहानी सुना देता हूं, लिखवाऊंगा आज नहीं, चलेगा? नहीं लिखवाऊंगा आज तो? चलो ठीक है, क्योंकि कल जो है आराम से उसको कवर अप करेंगे, ठीक है? तो आराम से इतना पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैपिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रियम्बल सुनो ध्यान से, इधर देखिए, जो मोटा मोटा तौर पे आइडिया उसको समझ लीजिए। और देखो, जिनको बेचैनी है पहले बोल दिया हूँ, वीडियो पूरा अवेलेबल है, भेज दूंगा, आराम से देख लीजिएगा, समझिए ध्यान से। इस रिदम को जो चल रहा है उस रिदम को रखिए, मेंटेन करिए। जिसको मैंने बार बोला, जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पूरा मन है, हमारे यहाँ फ्री है एकदम, कोई रोक टोक नहीं है, पढ़ने वाले हैं, बस पूरा वीडियो दे देंगे, पूरा देखिए, 3 महीने में ख़त्म कर लीजिए आप, हमको कोई तकलीफें नहीं है। वीडियो का फ़ायदा तो ये भी है ना कि 3 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, तो कर लीजिए। बाकी जो रिदम चल रहा है वही रिदम से चलेगा। चलिए, तो पहला मैंने बोला प्रियम्बल। सर शब्द प्रियम्बल का मीनिंग है प्रस्तावना, हिंदी में क्या बोले? प्रस्तावना। कुछ समझ में आया? सर प्रस्तावना बोल तो दिए हैं, प्रियम्बल दोनों को तोड़ो, और हिंदी में प्रस्तावना। क्या तोड़ोगे इसमें? तो तोड़ो प्रस्थ अरे भैया ऐसे नहीं, तावना नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है मतलब, ठीक है? चलो मैं बोलना बस सिंपल चाह रहा हूं, उसको समझो। प्री मतलब होता है पहले, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम में, तो प्री हमेशा क्या होगा? पहले। फिर मेंस एग्जाम होता है, तो प्री मतलब होता है पहले। और एम्बल जैसे एम्बलम से आया है, जैसे नेशनल, मान लो अगर एम्बलम बोला, एम्बलम एक सिंबल है, एक आप ऐसे कर लो, एक सिद्धांत है,
तो जब आपके सिद्धांत या किसी चीज से पहले कोई चीज आता है उसको बोलते हैं प्रियम्बल। अब कैसे समझो सर, स्टोरी सुन लो ध्यान से। ये देखो संविधान बनकर तैयार हो गया था, सुन लो, एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड और 1946 तक संविधान पूरा तरह से तैयार होकर भीमराव अंबेडकर सर ड्राफ्टिंग कमेटी हेड बनाने के सब तैयार था। कैसे देखिए, इधर बोला गया पहले कि संविधान बनाने के लिए क्या है, आदमी की जरूरत पड़ेगी। और सर इंडिया में लॉ इज ग्रेटर देन पीपल की पीपल इज ग्रेटर देन लॉ। लेकिन सर लॉ को बनाने के लिए भी तो पीपल की जरूरत है। तो बोला गया कि पहले हम क्या बनाएं, पहले पार्लियामेंट बनाएं कि पहले संविधान बनाएं। मतलब क्या बनाएं, तो बोला गया कि एक टेम्पररी पार्लियामेंट बनाया जाए। क्या बनाया जाए, टेम्पररी, जिसका नाम रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सुनना ध्यान से। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बस इतना काम होगा कि बस वो संविधान को बनाएगी और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म। इसीलिए उस ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया भीमराव अंबेडकर को। मतलब संविधान को पूरा बनाने में किसका हेड बना दिया, भीमराव अंबेडकर। B.R. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। 1946 तक प्रियम्बल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन सब रेडी था। तब तक जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। उसके बाद बोले भीमराव अंबेडकर से, सुनो इधर। बोले क्या हो गया, बोले कि यार पूरा संविधान लिखा गया, हम लोग इतना मेहनत किए, हम लोग का तो नाम है कुछ कहीं नहीं आएगा, कुछ तो ऐसा करो कि हम लोग का काम हो। तो बोले बताइए क्या करें। तो बोला कि एक काम करो, संविधान से सोचो, सोचो कॉमन सेंस से सोचो कि प्रियम्बल पहले ही क्यों डाला गया, बीच में क्यों नहीं डाला गया। क्योंकि वर्ड में बोला गया कि संविधान, तो भीमराव संविधान तो तैयार है, अब क्या इसमें। बोला कि एक काम करो, पहले ये डालो कि संविधान बनाया क्यों गया, इसमें क्या क्या है, उसके लिए नया प्रावधान डालो। और क्या बोलोगे ऐसे, हम चूंकि 1930 में पहली बार प्रथम स्वराज का मांग किए थे। 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराकर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आज से स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग होगी। और ये सर डेट हिस्ट्री में भी आपको आ जाएगा। और उसके बाद उस समय बोले थे कि हम बोले थे फलना जिंगालना ये वो सब डाल दो। कहाँ डाल दो, प्रियम्बल में। और संविधान से पहले डाल के बोल दो क्या कि इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल का सर टाइटल, इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा है सर, आत्मा। प्रियम्बल इज कॉल्ड द ज्वेल, ताज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर इतना ज़्यादा नाम दे दिया बाय गॉड। और उसके पहले ये दे दिया गया कि इस संविधान में क्या है, वो प्रियम्बल से आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन सर ये सब एक पॉलिटिकल बायसनेस था। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, पॉलिटिकल बायसनेस के बाद उसका एक मोटिव भले ही आ गया, उसमें वर्ड डाला गया वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरीन सेकुलर। आपके एनसीईआरटी किताब पर हमेशा प्रियम्बल का देखना लिखा रहेगा, सोवरीन, सेकुलर, संप्रभुता वाला, फिर सर सोशलिस्ट, ये सब कुछ वर्ड आ जाएगा, हम सामाजिक ये वो फलना डिंगाना। तो उसमें प्रियम्बल का सर एक ही मोटिव था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोगों के पूर्वज इतने मेहनत किए, हम लोग इतने मेहनत किए हैं, तो उसका एक लिंक बने और वो सर हमेशा जिक्र हो हर जगह। इसीलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946 ये लिखवा दूंगा आपको, गिवन बाई जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए, उसी सिद्धांत के नाम पर प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और बहुत अलग अलग तरीके के नाम दिए गए जो कि बिना मतलब का था। अब देखो इधर, अब जब ये प्रियम्बल डाल दिए सर, लेट फिर हो गया। अब जैसे ही लेट हुआ तो क्या बोला गया, डेट तय था 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरी तरीके से अपना लिया गया, एडॉप्टेड, कि हाँ संविधान भारत को मिल गया है। लागू कब से करना है, तो सर लागू का भी डेट यही था। लेकिन आपको मैंने एक दिन बताया था कि उन्होंने क्या बोला फिर जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि हम झंडा फहराए थे कब, 26 जनवरी 1930 को। तो सर संविधान भी कब लागू होगा, 26 जनवरी को। इस चक्कर में एक साल लेट हो गया। क्योंकि देखो 26 नवंबर डेट है ना जी 1949, एक महीने के अंतर के कारण सीधा कहाँ चला गया, 26 जनवरी 1950। यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में बार बार पूछता है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949। और सर लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। इसलिए संविधान दिवस मनाते कब हैं, 26 नवंबर को, जो भी हाल फिलहाल में बीता है जो संविधान। अरे समझ पा रहे हो, ये तो संविधान दिवस उसी दिन मना लेते हैं हम, लेकिन संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर 1949। अब प्रियम्बल के अंदर बहुत सारे शब्द हैं जो आज नहीं
कल कवर करेंगे। तब तक हेडिंग डालिए अफ्रीका वाला खटाखट जल्दी से, क्योंकि इसमें और भी कुछ है वो, क्योंकि वो जिक्र करूँगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंबा है, बहुत ज़्यादा है, छोटा नहीं है उसमें कि हाँ एक ही बार में बोल के निकल जाएंगे। सोशलिस्ट का मीनिंग जानते हैं आप लोग? कितने लोग सुने हैं ये वाला वर्ड? फीस्ट, और एक सुनोगे एथिस्ट, सुनोगे ना, जो भगवान में विश्वास करे, और एक जो भगवान में विश्वास ना करे, आस्तिक और नास्तिक। बस रुक जाओ 15 मिनट, संडे है उसके बाद चले जाना। अफ्रीका का फिजिकल खाली कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद चले जाना, ठीक है? 15 मिनट का टाइम है, रुक जाओ, उसके बाद फिजिकल देख लो, चलो जाओ। अच्छा जो लोग जाना चाहते हैं मैं चले जाओ, ठीक है? चलो अब सुन लो, पहले एक बार रिवाइज करा देते हैं पॉलिटी का। क्या पढ़े हो आज? काइंड्स ऑफ लॉज। अरे अलर्ट हो जाओ, जोर से बोले यस और नो। काइंड्स ऑफ लॉज में दो बोला, पहला बोला चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 पार्ट आ गया, क्या क्या? आर्टिकल 368 और उसके बाद क्या है? आर्टिकल 368, अरे याद है कि भूल गए? तो आर्टिकल 368 स्टेट रेटिफिकेशन, और उसके बाद फिर क्या है? आर्टिकल 368 विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन। उसके बाद है आउटसाइड आर्टिकल 368, और उसके बाद सर उधर तो आपका नॉन चेंज वाला आपको पता ही है, ऑर्डिनरी मनी और फाइनेंशियल बिल। इसके अंदर 4 प्रावधान है, चारों प्रावधान बोलो तो पहला क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दूसरा सेंट्रल स्टेट के पावर में चेंज हो तब, तीसरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट में चेंज हो तब, और फोर्थ आर्टिकल 368 इटसेल्फ उसमें चेंज हो तब। उसके अलावा जो भी होगा स्पेशल माइनॉरिटी 3 यहाँ लगेगा, और जब राज्य से नहीं पूछेंगे तो स्पेशल माइनॉरिटी 2 लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? बाकी का उसके अलावा जितना बच जाएगा आउटसाइड आर्टिकल 368 सब में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। चलिए तो आप हेडिंग डालिए। कल पॉलिटिकल खत्म कर दिया था ना, तो बस फिजिकल थोड़ा सा है, अफ्रीका का फिजिकल ज़्यादा नहीं है, लिख लीजिए। कल फिर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी जिसको जाना है जा सकते हैं।